सहारा प्रणाम। समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विद्यासागर और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। तो आज है वर्ल्ड कप 2011 का दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। यह मुकाबला अहमदाबाद के मोटेरा मैदान में खेला जाएगा। जाहिर है अगर इस मुकाबले को फाइनल से पहले छोटा फाइनल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विश्व कप महासंग्राम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल मैच होने जा रहा है, जिसमें सेमीफाइनल में प्रवेश के लिए दोनों टीमों में कड़ा संघर्ष होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों टीमों ने लीग में 9 अंक जुटाए हैं और ग्रुप बी में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि कंगारू ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर है। टीम इंडिया के सचिन तेंदुलकर समेत प्रमुख बल्लेबाज फॉर्म में, लेकिन टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज पवेलियन लौटते ही बल्लेबाजी बिखर जाती है। बांग्लादेश को छोड़कर टीम इंडिया किसी और मैच में 50 ओवर नहीं खेल पाई। इस बात पर कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ध्यान देना होगा। गेंदबाजी में जहीर खान ने अब तक 15 विकेट्स लिए हैं, जबकि मुनाफ पटेल अच्छे सिमर साबित हुए हैं। फिरकी गेंदबाजों में हरभजन सिंह लय में है, लेकिन उन्हें दूसरी ओर से कोई समर्थन नहीं मिलता। गेंदबाजी और क्षेत्र रक्षण में सुधार हो तो टीम इंडिया ये मैच जीतने की उम्मीद रख सकती। कंगारुओं की बात करें तो कप्तान रिकी पॉन्टिंग पूरी तरह से लय में है। इसी तरह बल्लेबाज ब्रैड हेडन, शेन वॉटसन, माइकल क्लार्क अच्छे रन जुटा पाए। तेज गेंदबाज ब्रेटली और माइकल जॉनसन और फिरकी गेंदबाज स्टीफन स्मिथ ने अभी तक अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ हुई मैच में कंगारू लुढ़क गए और ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच में सबसे कम 176 रन ही बना पाए। इसलिए ऑस्ट्रेलियाई को वही दमखम दिखाना होगा जो उसने शुरू में दिखाया था। 1987, 1999, 2003 और 2007 में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप जीता, जबकि 1975, 1979 और 1996 में कंगारू उप विजेता रहे। 1992 में ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में जाने से पहले ही दौर से बाहर हो गया। इसके अलावा 1983 में क्वार्टर फाइनल में कंगारुओं की टीम जिम्बाब्वे के हाथों हार गई। इसके मुकाबले 1993 में विश्व कप जीतने वाली टीम इंडिया 1975, 1979, 1992 और 2007 में क्वार्टर फाइनल में प्रवेश से पहले ही, जबकि 1987 और 1999 में सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी। 2003 में भारत उप विजेता बना था। अब इस नॉकआउट मैच में दोनों दिग्गजों में रोमांचक मुकाबला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। राजू वर्णेकर, स्पोर्ट डेस्क, समय मुंबई। तो दो बड़ी टीमें वर्ल्ड कप 2011 का अभी तक का सबसे बड़ा मुकाबला जब भारत के सामने होगी ऑस्ट्रेलियाई टीम। क्या होगा जीत का मंत्र, इसके बारे में सभी सोच रहे हैं। आखिर इस बड़े मुकाबले में कौन सी टीम होगी वर्ल्ड कप से बाहर और कौन सी टीम जाएगी सेमीफाइनल में, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। दूसरे क्वार्टर फाइनल में भारत या ऑस्ट्रेलिया, जीतेगा कौन? जीतेगा वो जो दबाव को बेहतर तरीके से झेल सकेगा, जो दूसरी टीम पर दबाव बना पाएगा। भारत पर 1 अरब उम्मीदों का दबाव है, तो ऑस्ट्रेलिया पर भी विश्व कप में अपनी बादशाहत कायम रखने का दबाव है। कहा जाता है कि कंगारुओं को दबाव झेलने में महारत है और रिकी पॉन्टिंग ये जताना नहीं भूलते। It's not what you say on or off the field. It's how you perform under pressure, and we've got a great record of performing under pressure. So that's what we want to be able to do again tomorrow. पॉन्टिंग ये भी बताना नहीं भूलते कि किस तरह भारत की मजबूत कही जाने वाली बैटिंग लाइनअप अब तक बैटिंग पावर प्ले की गुत्थी नहीं सुलझा पाई है। किस तरह 3 अच्छी टीमों के खिलाफ टीम इंडिया की बैटिंग आखिरी ओवरों में ढह गई। We've noticed the crashes that they've had towards the end of their innings. I think it was 9 for 29, wasn't it, against South Africa? So we are very aware of that. We're also aware of a lot of the Indian players' records against us as well. If you have a look at their career stats and have a look at their stats against Australia, there's some quite dramatic differences there, which we're obviously aware of. हालांकि टीम इंडिया अब पंटर के हर पैंतरे के लिए तैयार है। It will be very important
but at the same time, you have to rely on skill because ultimately, it has to reflect on the field, and it's the skill that really helps you, give your best on the field. But of course, mentally, you have to be in a very good frame of mind to execute your plans. धोनी की सेना के लिए राह आसान नहीं रहने वाली। खेल की तीनों विधाओं में आखिरी गेंद तक उन्हें जोरदार संघर्ष करना होगा, तभी वो लगातार 4 विश्व कप जीतने के ऑस्ट्रेलिया ख्वाब को चूर कर पाएंगे। अहमदाबाद से एतराम अली के साथ स्पोर्ट्स ब्यूरो, समय मुंबई। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम बेहद मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। वनडे रैंकिंग में पहले पायदान पर भी है, लेकिन वर्ल्ड कप 2011 में अभी तक इस टीम में कई खामियां दिखाई दी है और यह भी तय है कि अगर क्वार्टर फाइनल में कंगारुओं ने थोड़ी सी भी कोताही की तो टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप अभियान पर ब्रेक लगा देगी। कौन से हैं वो कमियां, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पाकिस्तान के हाथों हारकर वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का 34 मैचों तक अविजित रहने का सिलसिला क्या टूटा। उनकी कमजोरियां उभरकर एक के बाद एक सामने आने लगी। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसे 2003 और 2007 में इनविंसिबल तक कहा गया। 2003 और 2007 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने विजय अभियान में तमाम मुकाबले जीते, जबकि 2011 में उसे अपने ग्रुप में तीसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। आखिर कौन सी वो कमजोरियां हैं जिनकी वजह से कंगारुओं की ये दुर्गति हुई है। पहली कमजोरी, बेहद साधारण स्पिन अटैक। खिताब की दूसरी दावेदार टीमों को देखिए, चाहे दक्षिण अफ्रीका हो या फिर श्रीलंका या फिर इंग्लैंड, स्पिनर्स बढ़ चढ़कर उनके अभियान में हिस्सा ले रहे हैं, जबकि जेसन क्रेजा और स्टीवन स्मिथ के रूप में ऑस्ट्रेलियाई टीम सबसे कमजोर स्पिन आक्रमण के साथ आई है। क्रेजा और स्मिथ दोनों ने 6-6 मैच खेले हैं। क्रेजा के हिस्से 6 मैचों में 6 विकेट आए हैं, तो स्मिथ बमुश्किल 1 विकेट ही ले पाए हैं। उपमहाद्वीप में इन स्पिनरों के बूते वर्ल्ड कप कोई टीम नहीं जीत सकती, इसका अंदाजा ऑस्ट्रेलिया को भी हो गया होगा। दूसरी कमजोरी, रिकी पॉन्टिंग का खराब फॉर्म। रिकी पॉन्टिंग की तुलना सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा से की जाती है, लेकिन वर्ल्ड कप में वो अब तक अपनी छाया भरी नजर आए हैं। 6 मैचों में उनके बल्ले से 20.40 की साधारण औसत से महज 102 रन निकले हैं। तीसरी कमजोरी, मध्यम क्रम की नाकामी। रिकी पॉन्टिंग के बैड पैच ने मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर दिया है। मध्यम क्रम में माइकल हसी सहित कोई भी बल्लेबाज भरोसा नहीं जगा पाया है। कैमरून व्हाइट ने 6 मैचों में 58 रन बनाए, तो डेविड हसी ने 3 मैचों में 14 रन बटोरे हैं। माइक हसी के आने से भी हालात बेहतर नहीं हुए। इन कमजोरियों से ऑस्ट्रेलिया कैसे निपटता है, इस पर बहुत हद तक क्वार्टर फाइनल मुकाबले का नतीजा निर्भर करेगा। स्पोर्ट्स ब्यूरो, समय मुंबई। तो भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप को जीतने में कामयाब हो, क्रिकेट फैंस यही दुआ कर रहे हैं। जी हां, वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल का मैच एक कड़ी टीम से है। जाहिर है भारतीय क्रिकेट प्रेमी अपनी टीम को फाइनल मैच में देखना चाहते हैं। बस अपनी इसी मुराद को पूरा करने के लिए लोग अपने अपने तरीके से टीम इंडिया के लिए दुआ कर रहे हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। तो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज को 10 विकेट से हराया। वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की, लेकिन पाकिस्तान के फिरकीबाजों के सामने वेस्टइंडीज की पारी लड़खड़ाती नजर आई और पूरी पारी 112 रनों पर ही सिमट गई। शाहिद अफरीदी की गेंद का जादू एक बार फिर चला और उन्होंने सबसे ज्यादा 4 विकेट झटके। जवाब में पाकिस्तान ने बिना कोई विकेट खोए 20 ओवरों में ही ये लक्ष्य हासिल किया। वेस्टइंडीज को एक तरफा मुकाबले में हराते हुए पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2011 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। These are the pictures that West Indian cricket won't want to see, but Pakistan. That could be it. That will be it. That is a devastating performance. Quarter final, where the margin. और चलिए एक नजर डाल लेते हैं क्या है फिलहाल वर्ल्ड कप का स्टेटस। आपको बता दें कि आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्वार्टर फाइनल होना है और ऐसे में सबकी निगाहें उस पर टिकी हुई है। वहीं अगर वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच हुए मैच के स्कोर की अगर बात कर लीजिए तो आप देख सकते हैं। वहीं आपको एक बार फिर से बता दें कि पाकिस्तान
सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुका है। और चलिए यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ। For every occasion. हमें अपनी मर्जी का काम करवाने के लिए किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सामने आओ। नहीं साहब। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो 2 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला होना है, लेकिन इस मुकाबले पर आतंकी खतरा भी मंडरा रहा है। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन फिर भी मुंबई पुलिस अब उन 5000 टिकट खरीदने वालों के बैकग्राउंड को खंगालने का मन बना रही है, क्योंकि खबर यह भी है कि आतंकियों ने भी अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए 17 टिकट खरीदे हैं। खोखले सिद्ध हो रहे हैं वानखेड़े स्टेडियम पर मंडरा रहे आतंकी खतरे पर मुंबई पुलिस की सुरक्षा के दावे। कुछ ही दिनों पहले स्टेडियम के रेनोवेशन और बांद्रा वर्ली सीलिंग की अहम जानकारी वाला लैपटॉप गायब हो गया, जिसकी शिकायत आजाद मैदान पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई। इसके बाद एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे मुंबईकरों की रातों की नींद हवा हो गई। क्रिकेट प्रेमियों का चैन उड़ गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्रिकेट मैच के बेचे गए 5000 टिकटों में से 17 टिकट उन आतंकवादियों ने खरीद लिए जिनका क्रिकेट से कोई नाता ही नहीं है। दहशत के इन चेहरों का मकसद मौत और तबाही का तांडव मचाना है, और इस नापाक मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए वानखेड़े स्टेडियम से बेहतर दूसरी जगह भला क्या हो सकती थी। नहीं, 33,000 जो टोटल सीटिंग कैपेसिटी है, 35,000 कुछ सीटिंग कैपेसिटी है, उसमें 3 या 4 हजार सिर्फ टिकट आम पब्लिक को मिल रहा है। बाकी बीसीसीआई के या मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के एफिलिएटेड जितने भी क्लब्स हैं उनको टिकट दी जा रही है। कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज है उनको टिकट दिया जा रहा है कोटा सिस्टम से। तो वो लोग जा रहे हैं तो उनको वेरीफाइड लोग ही रहेंगे। जो जनरल पब्लिक को जा रहा है 3-4 हजार टिकट, उसमें भी वी विल स्क्रूटिनाइज द लिस्ट, कौन कौन खरीद रहा है, कैसे कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है। मान लीजिए किसी ने टिकट खरीदा भी होगा तो उसको अलग अलग हमारे सिक्योरिटी लेयर्स होगी, उससे उसको गुजरना पड़ेगा। उसको थोरोली चेक और फ्रिस्क करके ही उसको अंदर छोड़ेंगे। मान लीजिए किसी ने खरीद भी लिया तो उसको बाकी चीजें हम अलाउ नहीं करेंगे अंदर जाने के लिए, तो थोरोली चेक फ्रिस्क करके ही बंदा अंदर जाएगा। सुरक्षा एजेंसियां भी कई बार मुंबई पुलिस को चेता चुकी हैं कि क्रिकेट विश्व कप के मैचों के दौरान आतंकवादी संगठन अल-कायदा और लश्कर तैयबा भारत में हमले करने की फिराक में है। इस चेतावनी के बाद मुंबई पुलिस अब उन 5000 टिकटों की स्क्रूटनी की बात कर रही है ताकि किसी किस्म की शक की गुंजाइश न रहे। पूरा 33,000 का बैकग्राउंड चेक करना उतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है और सबकी करने की जरूरत भी नहीं है। जो भी सस्पेक्टेड लोग हमको लग रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक हम डेफिनेटली करेंगे। पुलिस की सतर्कता के तमाम दावों का इम्तिहान 2 अप्रैल को होगा, जिस दिन विश्व कप का फाइनल मैच वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।
अमित राय, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। वहीं गोरेगांव के मोंजनीस केक शॉप में हुई फायरिंग में दुकान के मालिक अगारा पुजारी की मौत हो गई थी, जिसमें एक शूटर पकड़ा भी गया था। लेकिन पुलिस को शक है कि ये शूट और हेमंत पुजारी के इशारे पर नहीं, बल्कि मृतक अंगारा पुजारी के पहली पत्नी के बेटे ने कराया था। फिलहाल पुलिस के पास कोई ठोस सबूत तो नहीं, लेकिन पुलिस अंगारा पुजारी के बेटे को तलाशने में जुट गई है। अंबोली में सहाना ग्रुप की साइट पर हुई फायरिंग के बाद गोरेगांव के क्लब मालिक अंगारा शेट्टी की दिन दहाड़े हत्या ने ये सवाल फिर लोगों के जहन में पैदा कर दिया कि क्या मुंबई में दोबारा अंडरवर्ल्ड सर उठा रहा है। घटना के बाद बताया गया कि इस हत्या को हेमंत पुजारी ने अपने शूटरों के जरिए अंजाम दिया है, क्योंकि सालों से अंगारा पुजारी हेमंत पुजारी के निशाने पर था। लेकिन अब पुलिस की जांच की दिशा अंगारा के ही परिवार पर आकर टिक गई है और वह घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है। तो अंगारा शेट्टी की जो मर्डर का केस का जो इन्वेस्टिगेशन है अभी प्रोग्रेस में है और हमें काफी उसमें जानकारी मिली है। घर वाले सबसे बात कर रहे हैं, जो भी लोग हैं रिलेटेड लोग हैं, सबसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सबके तरफ तपास चालू है। दरअसल खुद आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अंगारा ने 2 शादियां की थी और उसकी पहली बीवी और उसके बच्चे फिलहाल अंगारा के साथ नहीं रहते। पहली बीवी को एक बेटा था जिसका नाम हरीश पुजारी था और उसे पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया, जबकि दूसरे बेटे मयूर को पुलिस ने तड़ी पार कर बैंगलोर भेज दिया। ऐसे में मयूर को अपनी अय्याशी के लिए पैसों की दरकार थी, लेकिन अंगारा को ये बात रास नहीं आ रही थी। ऐसे में खुद मयूर शेट्टी ने भी अपने पिता को कई बार जान से मारने की धमकी दी। इस बात का खुलासा मयूर और अंगारा के फोन कॉल डिटेल से हुआ है। समय मुंबई के पास घटना के वक्त बनाया गया वह वीडियो भी है जब शूटर मुकेश शर्मा अंगारा को मौत के घाट उतारने के बाद फरार होने की फिराक में था, लेकिन स्थानीय लोगों ने उसे जमकर पीटा और उसे पुलिस के सुपुर्द कर दिया। मुकेश शर्मा ने इस बात का खुलासा किया है कि हेमंत पुजारी के गुर्गों ने ही उसे ये सुपारी दी थी, लेकिन पुलिस को शक है कि खुद हेमंत को ये जिम्मेदारी अंगारा के बेटे ने दी। अब पुलिस को मयूर की तलाश है और वो फरार है। राजीव सिंह, क्राइम डेस्क, समय, मुंबई। तो हसन अली मामले में जांच अधिकारियों ने हसन अली के सीए के घर छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने पुणे में सीए सुनील शिंदे के घर पर तलाशी ली। वहीं हसन अली के साथ रिश्तों के आरोप झेल रहे निलंबित डीसीपी अशोक देशभ्रतार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी करने की बात कह रही है। देश में सबसे बड़ी टैक्स चोरी के आरोपी हसन अली पर शिकंजा कसने के बाद प्रवर्तन निदेशालय अब उसकी काली कमाई के स्रोतों को खंगालने में जुटी है। इसी सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय ने देश के कई शहरों में उन ठिकानों पर छापेमारी की जहां से हसन के संबंध हैं। ईडी ने हसन के सीए सुनील शिंदे के पुणे स्थित घर पर सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई की। तो वहीं दूसरी ओर हवाला कारोबारी हसन अली के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने वाले डीसीपी अशोक देशभ्रतार के निलंबन का मामला भी गर्माता जा रहा है। निलंबित डीसीपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मामले की पैरवी करने की बात कही है। मैं कोर्ट में जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामने जाने के लिए जो लिटिगेशन पेंडिंग है पब्लिक इंटरेस्ट हसन अली के खिलाफ और ब्लैक मनी के खिलाफ, मैं शासन की हमारे होम डिपार्टमेंट परमिशन मांगा, मैं रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन किया 15 तारीख मार्च को, ताकि मेरे पे कोई ब्लेम नहीं रहे। हसन अली ईडी के सामने पहले ही ये खुलासा कर चुका है कि उसके खाते में जमा करीब 36,000 करोड़ रुपए में से एक बड़ा हिस्सा देश के कई बड़े नेताओं और नौकरशाहों का है, जिनमें महाराष्ट्र के 3 पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। हसन के इस खुलासे से सत्ता के गलियारे में मानो भूचाल आया हुआ है। थाने से विनोद राय और सुनील दुसाने के साथ प्रतिभा चंद्रन, समय, मुंबई। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, तुरंत लौटते हैं, बने रहे हमारे साथ।
Gitanjali Jewelry for every occasion. न रहेगी टेंशन, न गिरेंगे बाल। ये है जगत तेल का कमाल। पूजा, तुम डीजे के अलावा कुछ और भी बनना चाहती थी? सर, मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी। क्यों? सर, बचपन से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं चांद पर चढ़ूं। और रितेश, तुम क्या बनना चाहते हो? सर, वैसे तो मेरा सपना था कि मैं मुकेश अंबानी बनूं, लेकिन अब सोच रहा हूँ चांद बनने में ज्यादा फायदा है। देखिए, बाद आपका स्वागत है। तो पायधुनी पुलिस ने बुधवार देर रात राष्ट्रीय लॉटरी पर छापा मारकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। पायधुनी इलाके में चल रहे नकली गिरोह की खबर मिलने के बाद ये छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि ये लोग इस लॉटरी के जरिए लोगों को करोड़ों की चपत लगाते थे। पुलिस की नींद तब खुली जब एक पायधुनी में ही रहने वाले एक शख्स ने 13 लाख रुपये इस नकली लॉटरी के जरिए गंवाने के बाद आत्महत्या करने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और छापा मारकर इस नकली लॉटरी के गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने घटनास्थल से कंप्यूटर, लैपटॉप, टेलीफोन, मोबाइल फोन और बड़ी संख्या में नकद भी बरामद किए हैं। एज पर लॉटरी एक्ट द परमिशन जो उनको दिया गया है वो हिसाब से वो लोगों ने टिकट देना चाहिए, जो टिकट प्रिंटेड टिकट है उन्होंने देना चाहिए। फिर ये लोग क्या करते थे कि जो कस्टमर जो उनके पास आते थे, ऑल गैम्बलर उनके पास जो आते थे, दे ओनली यूज टू बेट, वो एक ही नंबर में बेट करते थे। एक नंबर या 2 नंबर अलग नंबर से बेट करते थे, 1 to 0 बेट करते थे, फिर उसका पैसा लेके उनको टिकट देते थे। और फिर ये जो लॉटरी हर 20 मिनट में खुलती थी, एवरी 20 मिनट वहां पर ड्रॉ था। तो जो जुआ जो लोग खेल रहे थे वो 3 बार वही बैठे रहते थे, जबकि ये कायदे से अलाउड नहीं है। मुंबई जोगेश्वरी हाईवे पर डंपिंग ग्राउंड को लेकर हजारों की तादाद में स्थानीय रहवासियों ने पर्यावरण मंत्रालय के खिलाफ मोर्चा निकाला है, जिसमें बीएमसी और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई। डंपिंग ग्राउंड हटाओ, डंपिंग ग्राउंड हटाओ नारा लगा रहे हैं ये सारे विक्रोली कन्यामवाल के स्थानीय निवासी, जो बीएमसी और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं। दरअसल मसला विक्रोली हाईवे पर बन रहे डंपिंग ग्राउंड को लेकर है। इस मोर्चे की अगुवाई कर रहे स्थानीय मनसे विधायक सांगले ने सीधे पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश पर आरोप लगाया है कि यहां पर जानबूझकर डंपिंग ग्राउंड बनाया जा रहा है। आज इस मुंबई शहर में जितनी भी झोपड़ियां हैं, जितने भी समुद्र किनारे की जगह पे जो भी जितनी भी चालियां हैं, वहां पे आप परमिशन नहीं दे रहे हैं, वहां पे अलग अलग पैटर्न आप ला रहे हैं, पर्यावरण का कारण बता रहे हैं। तो आप जब इस तरह से पर्यावरण की बातें करते हैं तो इस बाजू में पूरे मैंग्रोव यहाँ पे तालाब होने के बावजूद भी यहाँ पे आपने डंपिंग ग्राउंड की परमिशन दी कैसी? इससे पहले देवनार में डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था, जहां पर मुंबई के सारे कचरे जमा किए जाते थे, जिसके चलते स्थानीय रहवासियों को दमा जैसी और भी न जाने कई बीमारियों ने अपना शिकार बना लिया। और यही कारण है बुधवार को हजारों की तादाद में लोगों ने मोर्चा निकाला। लगे इस बोर्ड के अनुसार बीएमसी ने और राज्य सरकार ने 2001 में ही पर्यावरण मंत्रालय में यहां पर डंपिंग ग्राउंड बनाने जाए की बात रखी थी और 2005 में इसमें सहमति भी जताई थी। लेकिन अब 2011 हो चुका है, यानी 6 साल बाद ही अब इस डंपिंग ग्राउंड पे बवाल क्यों? लगभग 1.5 करोड़ आबादी वाले मुंबई शहर के लोगों के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बीएमसी और राज्य सरकार को यह आदेश दिया गया कि डंपिंग ग्राउंड विक्रोली में ही बनाया जाए। बावजूद इसके डंपिंग ग्राउंड के विरोध में स्थानीय निवासियों ने मोर्चा निकाला। अब देखना यह होगा कि ये इनका मोर्चा डंपिंग ग्राउंड को बनने से रोक पाता है या नहीं। धर्मेंद्र दुबे, समय, मुंबई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहे समय मुंबई पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।